हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 5 के प्रश्न उत्तर कराए थे। अब मैं आगे अभ्यास करवा रही हूँ, ध्यान से समझना सभी बच्चे। देखिए, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पद परिचयं लिखत। नीचे कुछ शब्द लिखे गए हैं, देखिए ये। तो ये जो ऊपर आपको दिया हुआ है कि पद बताना है, मूल शब्द बताना है, लिंग कौन सा है, विभक्ति कौन सी है, वचन कौन सा है, ये जितने भी शब्द हैं सबके बारे में आपको इनका वर्णन करना है। तो सबसे पहले देखिए, शब्द है बच्चों वेदानाम। अब आपको एक शब्द मिलेगा, आपको ये बताना है कि जो वेदानाम शब्द है ये मूल कौन से मूल शब्द से बना है। जैसे हमने आपको रूप याद करवाए बच्चों, राम का, बालक का, लता का करवाए। तो मान लो मैंने कहीं से भी कोई वर्ड उठा के दे दिया आपको, कोई शब्द उठा के दे दिया कि रामाभ्याम। अब बच्चों बताओ कौन सी विभक्ति का है, इसमें मेन शब्द क्या है, मूल शब्द। तो उसमें आप क्या कहोगे कि मूल शब्द राम है, ठीक है ना। तो कौन सी विभक्ति है, प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया, ऐसे कौन सा वचन है, उसमें एक वचन में, द्विवचन में है वो, या बहुवचन में, ये सब इसमें बताना है आपको, ठीक है। तो वेदानाम शब्द है। अब बच्चों अगर आपने रूप ध्यान से याद कर रहे हैं तो आप सोच पाएंगे कि जो वेदानाम शब्द था वो वेदानाम रूप में जब आप रूप याद करते हैं तो नाम कहाँ पर आता है। जैसे रामानाम, लतायाम, लतानाम आता है, बालका नाम कौन सी विभक्ति में आता है, कहाँ आता है। तो ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ है मूल शब्द, कि जो वो शब्द दिया गया है वो किस मूल शब्द से बना है। तो मेन शब्द है बच्चों वेद। अब बताना है कि उसका लिंग कौन सा है, वो स्त्रीलिंग है, वो पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। तो यहाँ पर वेद शब्द जो है वो पुल्लिंग है। उसके बाद बच्चों बतानी है आपको विभक्ति, कि उसमें कौन सी विभक्ति, जो शब्द हमें मिला है तो रूप की कौन सी विभक्ति उसमें प्रयोग की गई है। तो ये बच्चों डिपेंड करता है कि आपने रूप, हो सकता है आपने वेद का रूप याद नहीं किया हो, लेकिन डिपेंड ये करता है आपके ऊपर कि आपने जो रूप आपको कराए गए हैं वो आपने प्रॉपरली लर्न करे या नहीं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपका मूल शब्द है, मूल शब्द वेद, वो किस प्रकार का शब्द है। एकारांत है, आकारांत है, ईकारांत है, उकारांत है, या फिर वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो मेन चीज़ है इसमें कि वो एकारांत है, इसके लास्ट में ए है। दूसरी चीज़ क्या है कि वो पुल्लिंग है। तो यदि आपने पुल्लिंग में कोई एकारांत शब्द का रूप याद किया है प्रॉपरली तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। तो हमने इस तरह से आपको राम का रूप याद कराया था, बालक का भी रूप याद कराया था, ठीक है। तो राम के रूप में रामानाम या बालका नाम आपने कहाँ याद किया था, ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। जो बच्चा जितने अच्छे से रूप की प्रैक्टिस करेगा वो इस क्वेश्चन को उतनी ही आसानी से कर पाएगा, और जिस बच्चे ने रूप याद नहीं किए हैं वो इस प्रश्न को नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा, ठीक है ना। तो षष्ठी विभक्ति में आता है बच्चों बालका नाम, रामा नाम। और अब यह देखना पड़ेगा कि जब हम रूप लिखवाते हैं आपको तो एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम 3 लाइनों में लिखवाते हैं। तो कौन सी लाइन में वो शब्द आता है, तो ये शब्द आता है बेटा बहुवचन वाली लाइन में, ठीक है, बहुवचन में। अगला शब्द देखिए बच्चों, पिता। अब पिता का मूल शब्द है बच्चों पितृ, रीकारांत है। कौन सा है, रीकारांत। हमने पिता का रूप भी आपको पहले याद कराया है। तो रीकारांत जो है, और पिता पुल्लिंग है। अगली चीज़ हो गई आपकी लिंग में कौन सी विभक्ति है, ये प्रथमा विभक्ति है और एक वचन में, ठीक है। ऐसे ही शिक्षा यही। अब ये जो शिक्षा यही है इसका मूल शब्द है बच्चों शिक्षा। शिक्षा कैसा शब्द है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। ये चतुर्थी विभक्ति, शिक्षा यही शब्द कौन सी विभक्ति का है आपका, चतुर्थी का और एक वचनम का। अगर आपने लता का रूप अच्छे से याद किया है तो इसको आसानी से आप कर पाएंगे। जैसे लता यही, लता यही आकारांत है, तो लता यही कहाँ पर आता है, चतुर्थी विभक्ति में आता है और एक वचन में आता है। कन्या, कन्या शब्द, अब मूल शब्द क्या है बच्चों, कन्या, आकारांत है, लता की तरह इसका रूप चलेगा आपका, ठीक है। और कन्या, लता, लते, लतः,
तो ये स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है बच्चों। नारी नाम, नारी नाम, अणाम, अणाम नाम की तरह ही है, किसी में नाम आता है किसी में अणाम आता है। तो ये कौन सी विभक्ति में बताया था आपको? षष्ठी विभक्ति में, ठीक है ना। तो मेन शब्द है बच्चों, इसका मूल शब्द है नारी, स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति में आता है। जैसे वेदा नाम आया था ना षष्ठी में, वैसे ही सेम। और ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है। अगला है मनोरमया। मनोरमा शब्द है मूल। अब आकारांत है तो लता के रूप की तरह इसका रूप चलेगा, तो मनोरमया, ठीक है। तो लतिया कब आता है? स्त्रीलिंग शब्द है ये, तृतीया में आता है। लतिया शब्द कहाँ कब आता है? तृतीया में। तो मनोरमया कब आएगा? तृतीया में, और एक वचन का शब्द है ये। तो इसके लिए बच्चों आपको एकारांत का एक रूप, आकारांत का एक रूप, इकारांत का एक रूप, ये सब आने जरूरी हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अधोलिखितानां धातूनां लकार है पुरुषम वचन लिखत। अब जैसे आपसे रूप का पूछा गया कि विभक्ति कौन सी है बेटा, वचन कौन सा है, ऐसे ही अब आपको कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं, उनके बारे में पूछा है कि कौन सी धातु है, कौन सा उसमें पुरुष है, कौन सा वचन है, ये सब इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहला शब्द है आसीत। आसीत कौन सी धातु से लिया गया है बेटा? अस धातु से, ठीक है। जैसे आप पठती, पठता, पठंती करते हैं तो मूल शब्द, मूल धातु क्या होती है? पठ। ऐसे ही ये मूल धातु क्या है हमारी? अस। अब ये बताना है कि जो आसीत है वो कौन सा लकार है? लट लकार है, लोट लकार है, लंग लकार है, लिट लकार है, विधिलिंग लकार, ये सारे लकार आपको कराए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा लकार है। तो ये है बच्चों लंग लकार। अब बताना है कि आपको कौन सा पुरुष है, प्रथम है, मध्यम है, उत्तम है, तो ये आपका प्रथम पुरुष है और एक वचन है। अब वो जो मैंने आपको रूप में बात बताई थी बच्चों, सेम वही बात मैं फिर कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने जो धातु हमने आपको याद कराई, ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है हमने अस धातु आपको याद ही ना कराई हो, लेकिन अगर आपने बाकी जो भी धातु हमने आपको कराई है, अगर आपने वो प्रॉपरली लर्न की है तो आप इस पोर्शन को आसानी से कर लोगे, क्योंकि जो सभी धातुएं होती हैं उनके सभी लकार होते हैं, सब एक तरह से ही चलते हैं। अगर आपने एक या दो धातु प्रॉपरली लर्न कर ली तो बाकी धातु को तो आपको रट्टे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप बना लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह अब गुरवंती, मूल शब्द क्या है बच्चों इसमें? क्री। क्या है? क्री धातु। अब कुरवंती, अब अगर आपने थोड़ा सा भी रूप याद किया है, पठ का भी धातु याद की है, पठ की भी की है, तो पठती, पठते, पठंती कहाँ आता है बच्चों? कुरवंती, पठंती, गच्छन्ती आता है ना। ये सब अंती, अंती वाला कहाँ आता है आपका? लट लकार में, सब तुम्हें पता ही होगा, और पहली लाइन में ही आ जाता है, पठती, पठते, पठंती, फर्स्ट लाइन है, प्रथम पुरुष होती है फर्स्ट लाइन, ठीक है। उसके बाद है बहुवचनम, पठती, पठते, पठंती, कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। इसका मतलब क्या है? ये बहुवचन है बच्चों। अगला है बच्चों आगच्छत। अब ये जो अगच्छत होता तो चलता, लेकिन बच्चों अब यहाँ पर है आगच्छत। अब आगच्छत शब्द हमने आपको धातु याद करवाई थी गम, गम धातु चलती है गच्छती, गच्छते, गच्छन्ती, ठीक है। जब उसका हम लंग लकार करते हैं तो उसके आगे ए लग जाता है, ठीक है। ए गच्छत, ए गच्छताम, ए गच्छन। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ ए नहीं है, यहाँ आ है, ठीक है। गच्छ, गम का मतलब होता है बच्चों जाना, और अगर उसके साथ हम आ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो उसका हो जाता है विपरीत आना, ठीक है। गम मतलब जाना, आगम मतलब आना। तो आ जब उपसर्ग जुड़ेगा इस शब्द के साथ तो इसका मतलब होता है आना, ठीक है। तो मूल शब्द इसमें क्या है? गम। मूल धातु क्या है बच्चों? गम धातु है, लेकिन उसके साथ में आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, यहाँ पर लंग लकार है इसमें, ठीक है। और प्रथम पुरुष है, एक वचन में। ऐसे ही अब नी, बसंती, अंती, अभी बताया था मैंने अंती कहाँ आता है, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है, वस धातु है। वस का मतलब होता है बच्चों रहना, इसके साथ नी उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें जो लकार है वो लट लकार है,
प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। गमिष्यति। अब इष्यति कहाँ पर जोड़ना बताया था हमने आपको, इष्यति लृट लकार में। कौन से लकार में? लृट में। जैसे पठिष्यति, गमिष्यति, वसिष्यति। इष्यति शब्द लृट लकार में जुड़ता है बच्चों, तो गम धातु है या लृट लकार है और पहली लाइन से है तो प्रथम पुरुष है और पहला ही शब्द है ये, एक वचन। अब आता है अकरोत। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आ था लेकिन यहाँ ए है, ठीक है, धातु है इसमें क्री। क्री मतलब करना, और ए जब जुड़ जाता है तो बच्चों वो लंग लकार हो जाता है, ठीक है। अकरोत, आपने अगर पठ की धातु अच्छे से याद की है तो ए पठत, ए पठताम, ए पठन। तो ए पठत इसमें अकरोत पहला ही वर्ड है, प्रथम पुरुष का एक वचन। बच्चों इन दो क्वेश्चन को आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत कठिन है, लेकिन बच्चों ये बिल्कुल कठिन नहीं है। अगर आप रूप और धातु की अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं है आपके लिए। और एक और बात बताना चाहूँगी बच्चों, आपको पता ही है कि रूप और धातु का जो क्वेश्चन होता है आपका, वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का होता है एग्जाम में आपका, और उनसे रिलेटेड, रूप और धातु से रिलेटेड कई प्रश्न आते हैं। अगर आपने रूप धातु अच्छे से याद की तो सबसे ज़्यादा मार्क्स का तो क्वेश्चन होता ही है। साथ में एक और अच्छी बात है कि उनसे रिलेटेड कई प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो अगर आपने रूप धातु प्रॉपरली लर्न कर ली तो आपको बहुत सहायता मिलेगी पेपर में, दूसरे क्वेश्चन करने में भी। ओके बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारम लिखत। घटनाक्रम के बारे में ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है कि पाठ के कुछ लाइनें अव्यवस्थित तरीके से दी होती हैं, आपको उन्हें क्रम से लिखना होता है कि पहले नंबर पर कौन सी आएगी, बाद में कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटना घटी, तो सीरीज़ में हमें वो लगानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर रमा पहली ये जो लाइन दी है इनकी हिंदी बताती हूँ मैं आपको। रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाह भवत। रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म लभत। 1858 में रमाबाई का जन्म हुआ। ये पहली लाइन है बच्चों, क्योंकि सबसे पहले जन्म के बारे में ही बताया है, तो ये लाइन आपको सबसे पहले लिखनी होगी, ठीक है। आगे देखिए, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। अगली लाइन, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 में ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। आगे देखिए, सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। उन्होंने मुंबई शहर में या मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। लास्ट देखिए, सह स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। अब सबसे पहले बेटा उनके जन्म के बारे में बताया था पाठ में, तो सबसे पहले लाइन आएगी आपकी ख वाली कि उनका जन्म 1858 में हुआ। उसके बाद उनकी शिक्षा के बारे में बताया था, तो ये जो लास्ट लाइन है ये लिखी जाएगी आपकी सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में बच्चों उनके विवाह के बारे में बताया है कि रमाबाई महोदया ने विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया, ठीक है, ये तीसरे नंबर पर। फिर जब उनकी मृत्यु हो जाती है विपिन बिहारी दास की, उसके बाद वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश जाती है, तो ग नंबर वाली लाइन आपके 4th नंबर पर लिखी जाएगी। उसके बाद जब वो वापस आती हैं पढ़ाई करके, तो वो मुंबई में शारदा सदन की स्थापना करती है। इससे आगे ये लाइन लिखी जाएगी। और लास्ट में उनका निधन 1922 में उनका निधन हो जाता है। ये सबसे लास्ट लाइन बनेगी आपके घटनाक्रम के प्रश्न में। समझ आया बच्चों? ये पिछली बार भी किया है, इसलिए मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपने अनुवाद अच्छे से याद किया है, पाठ को अच्छे से पढ़ा है और आपको स्टोरी पता है पाठ की, तो इस प्रश्न में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आशा करती हूँ बच्चों ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। आज ये आपका जो 5वां पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।